हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में जिस विषय पर हम बातचीत करने जा रहे हैं वो यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी की परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। और इस टॉपिक से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन इन परीक्षाओं में आते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है धातु रूप को कैसे याद करें और परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण धातु रूप कौन कौन से हैं। धातु की जब भी हम बात करते हैं तो अगर आप साइंस बैकग्राउंड के होंगे तो वहां पर भी आपको धातु अधातु पढ़ने का मौका मिलता है। लेकिन जब हम संस्कृत पढ़ते हैं तो वहां पर धातु का एक अलग अर्थ है और इसे हमें व्याकरण के दृष्टिकोण से याद करना पड़ता है और नियमानुसार उसको सेट करना पड़ता है। तो हम इस लेक्चर में पहले समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार धातु क्या है। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। और क्रियाएं जिन मूल शब्दों से प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं उन्हें धातु कहते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्रिया और धातु का एक दूसरे से संबंध है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है तो सामान्य तौर पर उसे क्रिया कहते हैं। लेकिन जो क्रियाएं प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं उन्हें धातु कहा जाता है। तो क्रियाओं के जो मूल शब्द होते हैं उसमें प्रत्यय को जोड़ा जाता है और तब वो धातु के रूप में निर्मित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए तो पठति एक क्रिया है, इससे पढ़ने का कार्य होता है। इसे पढ़ में ती जोड़कर बनाया गया, अतः पठ धातु है। तो यहाँ पर धातु के रूप में पठ है, लेकिन जब इसमें ती जोड़ा गया तो ये बन गया है आपका पठति। ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्रियाएं हैं जिनके मूल शब्दों में प्रत्यय को जोड़कर इसी तरीके से धातुओं का निर्माण होता है। तो देखा जाए तो संस्कृत में हजारों धातुएं आपको मिलेंगी, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन कौन सी धातु रूप हमें याद करने चाहिए और सिलेबस में कई जगह मिलते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। आपको बस ध्यान में रखना है कि क्रियाओं के मूल शब्दों में प्रत्यय को जोड़कर हजारों धातुओं का निर्माण किया जा सकता है। क्रियाओं के साथ 3 वचनों और पुरुषों का योग रहता है, इसलिए क्रिया के एक काल में कुल 9 रूप होते हैं। संस्कृत व्याकरण में खासतौर से आप देखेंगे जब धातु रूप याद करना होता है तो आपको क्रिया ध्यान में रखना है, दूसरा वचन और तीसरा पुरुष। जब इन तीनों को हम मिलाएंगे तो कुल मिलाकर 9 रूप निर्मित होते हैं। जब हम आगे कुछ रूपों को उदाहरण के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे तो और बात खुलकर आएगी। अगर देखा जाए तो क्रिया का दूसरा नाम संस्कृत में लकार भी कहा जाता है। जब भी लकार शब्द का यूज किया जाएगा तो उसका संबंध क्रिया से जोड़ा जा सकता है। संस्कृत में कुल लकारों की संख्या 10 होती है, लेकिन व्यवहारिक रूप से 5 लकारों की चर्चा की जाती है। तो उम्मीद है कि इस स्लाइड के अंतर्गत आप धातु, क्रिया और धातु में क्या संबंध है, वचन, पुरुष और कुल कितने रूप निर्मित होते हैं एक समय में, वो सब समझ गए होंगे। अब आगे हम बात करें तो जिन 5 लकारों की चर्चा की गई उसमें लट लकार जो कि वर्तमान काल को बताता है, लंग लकार भूतकाल, लिट लकार भविष्यत काल, लोट लकार आज्ञार्थक और विधिलिंग चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है। रूप आप देखिए, अगर पठ धातु को हम केंद्र में रखें तो वर्तमान काल में इसका रूप चल रहा है पठति, पठतः, पठन्ति। इसी तरीके से ये तो प्रथम पुरुष में है। इसके बाद मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, 3 पुरुषों और 3 वचनों में जब रूप चलता है तो कुल इनकी संख्या 9 हो जाती है। ठीक है। तो वर्तमान काल में पठ धातु का जो रूप चल रहा है पठति, पठतः, पठन्ति। लंग लकार भूतकाल में आप देख रहे हैं कि इसमें अ आकर पहले जुड़ जा रहा है, अपठत, अपठताम, अपठन, यानी रूप में क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। तो इसलिए ध्यान में रखना है कि लंग लकार भूतकाल में रूप की शुरुआत कैसे हो रही है,
वर्तमान काल में कैसे हो रही है। आगे बात करें लिट लकार में, जो कि भविष्यत काल को बताता है। इसको ध्यान में रखना है कि इसकी शुरुआत कैसे हो रही है। इसमें पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति रूप चल रहा है, यानी कि स्यन्त्यति, स्यतः, स्यन्ति, ये एक नया यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शब्द जुड़ रहा है। लोट लकार, जो कि आज्ञार्थक अर्थ में प्रयोग किया जाता है, इसका रूप देखिए कैसे चल रहा है। पठतु, पठताम, पठन्तु। आप देख रहे हैं कि जो लंग लकार है, भूतकाल है, वो अपठत, ये क्या है, पठतु चल रहा है। ठीक है, इसमें भी देखिए पठताम लगा हुआ है, इसमें भी पठताम लगा है, बस अंतर क्या हो रहा है, अ का। तो बस आपको ध्यान में रखना है कि भूतकाल में पहले आकर लग जाता है, अपठत, अपठताम, अपठन। लेकिन लोट लकार में जब चलता है तो वहां पर पठतु, पठताम, पठन्तु रूप चलता है। आगे देखें विधिलिंग में, जो कि चाहिए के अर्थ में होता है, पठेत, पठेताम, पठेयु। तो इन पांचों लकारों को आपको ध्यान में रखना है, और इन लकारों में रूपों की शुरुआत कैसे हो रही है उसको ध्यान में रखना है। जब इसको आप समझ जाएंगे कि पठति जब शुरू हो रहा है तो ये वर्तमान काल में है, अपठत जब शुरू हो रहा है तो ये भूतकाल में है, पठिष्यति ये फ्यूचर यानी भविष्यत काल में है, पठतु जब छोटाओं की मात्रा पठतु लग जा रहा है तो ये लोट लकार में है, और पठेत जब प्रयोग किया जा रहा है तो ये विधिलिंग में है। इस चीज को आपको अपने दिमाग में सेट करना पड़ेगा, बैठाना पड़ेगा। इसके बाद के जो रूप है वो स्वतः आपका दिमाग उस तरीके से कैच करने लगेगा। ठीक है, तो आगे हम कुछ रूपों पर बात करेंगे जिससे कि और क्लियरिटी होगी। अब हम देखते हैं कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कौन कौन से धातु रूप हैं। ठीक है, परीक्षोपयोगी कौन कौन से हैं जो कि लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उसमें है भू, भू धातु, भू का मतलब होना, पठ धातु पढ़ना, पा पीना, गम जाना, दृश्य देखना, स्था ठहराना, ठहरना, जी जीतना, अस होना, नश नष्ट होना, आप प्राप्त करना, शक सकना, ईश इच्छा करना, नी मतलब ले जाना, क्री मतलब करना। तो देखा जाए तो लगभग 14 ऐसी धातुएं हैं जिनके की रूप प्राय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अगर आपके पास कोई संस्कृत की व्याकरण की बुक हो तो जरूर इन धातुओं को आप अपने दिमाग में रखिएगा। लेकिन आप उसी पैटर्न को जो इसके पहले के पैटर्न पर हमने बातचीत किया था, अगर इस पैटर्न को अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत से ऐसे धातु रूप हैं जिनका रूप आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं कि इसका सही रूप क्या होगा। बहुत अंतर नहीं है, कुछ कुछ जगहों पे अंतर है जिस पर कि हम आपको आपका ध्यान ले जाएंगे, और परीक्षा के दृष्टिकोण से वहां से ही टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, वहीं से ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। तो इन 14 धातु रूपों को बिल्कुल अपने ध्यान में रखिए। ठीक है, बाकी जैसा कि हमने बताया कि हजारों धातु रूप हो सकते हैं, लेकिन उनमें से हमें मात्र 14-15 धातु रूपों को ही ध्यान में रखना है। कुछ धातु रूप हैं जिनको कि विभिन्न परीक्षाओं में शामिल किए गए हैं। जब आप यूपी टीजीटी और पीजीटी का पाठ्यक्रम देखेंगे तो वहां पर कौन से धातु रूप से सवाल आएगा इसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, कोई स्पष्टीकरण नहीं है। लेकिन जब जीआईसी का आप सिलेबस देखेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का, तो उसके सिलेबस में निर्धारित किया गया है कि कौन कौन से रूप आपसे पूछे जाएंगे प्रश्न के तौर पर। ठीक है, तो हमने भी उसी को आधार बनाया है, क्योंकि जीआईसी को अगर ध्यान में हम रखें तो टीजीटी पीजीटी के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पा धातु के ऊपर, जिसका कि अर्थ हमने बताया था, पा मतलब पीना। अब इसका जो रूप चल रहा है लट लकार, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए वर्तमान काल। कई बार सामान्य रूप से परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि लट लकार का अर्थ क्या है, तो इतना आपको पता होना चाहिए कि लट लकार वर्तमान काल, जिसको कि अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस कहा जा सकता है। अब रूप को याद करते समय आपको इधर पुरुष को ध्यान में रखना है, फिर एक वचन को ध्यान में रखना है, द्विवचन को ध्यान में रखना है, और बहुवचन को ध्यान में रखना है।
इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने पुरुष वचनों पर चर्चा कर लिया था। ठीक है, तो इस लेक्चर में आपको जब रूप याद करना है तो इन तीनों का सामंजस्य बैठाकर ही याद करना पड़ेगा। बचपन के दिनों में आपने याद किया होगा, लेकिन परीक्षा परीक्षा होती है, उसमें माइनर बड़े अंतर के हिसाब से सवाल पूछ लिया जाता है। उन्हीं अंतरों पर मैं विशेष तौर पर इस लेक्चर में आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। अगर पा धातु की बात करें जिसका अर्थ है पीना, और लट लकार में बात करें तो उसका अर्थ, उसका जो रूप है वो कैसे चलेगा? प्रथम पुरुष पिबती, पिबतः, पिबंती। ठीक वैसे ही आपने देखा पठति, पठतः, पठंती। मध्यम पुरुष में चल रहा है पिबसी, पिबथः, पिबत। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि मध्यम पुरुष द्विवचन में इसका रूप पिबथ चल रहा है, माने कि यहाँ पर जो विसर्ग दिया गया है इसका यूज किया जा रहा है। लेकिन मध्यम पुरुष बहुवचन में ही पिबथ चल रहा है। यही सवाल परीक्षा में पूछ लिया जाएगा कि पिबथ किस वचन में है और किस पुरुष के अंतर्गत होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये मध्यम पुरुष द्विवचन के अंतर्गत है, जबकि पिबथ बहुवचन के अंतर्गत है। अंतर क्या है? बस विसर्ग का है। यही आपको विशेष तौर पर ध्यान में यहाँ पर रखने की जरूरत है। बाकी आप बता देंगे कि पिबती एक वचन में है, पिबत द्विवचन में है, पिबंती पहला को आप आराम से बता देंगे। लेकिन जहां पर आपको ध्यान में रखना है, पिबसी को भी आप बता देंगे कि मध्यम पुरुष एक वचन में है, पिबथ द्विवचन में, और सिर्फ पिबत, पिबथ जो है ये बहुवचन में है, इसमें विसर्ग नहीं लगा है। तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान में रखें। आगे बात करें उत्तम पुरुष में, तो देख देख रहे हैं आप कि पिबामी, पिबावह, पिबामा। तो ये क्लियर है, इसमें बहुत अंतर नहीं, तीनों अलग अलग है, इसलिए क्लियर है कि कौन एक वचन है, कौन द्विवचन है और कौन बहुवचन है। तो लट लकार में आपको मध्यम पुरुष को खास तौर से ध्यान में रखना है। आगे बात करें लिट लकार। लट लकार आप देखिए वर्तमान काल, और लिट लकार जो है वो भविष्यत काल है। लेकिन आप यहां पर देख रहे हैं कि जैसे हमने पठिष्यति देखा था, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि अलग थोड़ा सा रूप यहां पर चल रहा है। यहां पर रूप क्या चल रहा है कि पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति। सामान्य तौर पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो लगेगा ये कि ये वर्तमान काल में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये किसमें है? ये भविष्यत काल में। तो इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि पा धातु का जो भविष्यत काल है उसका रूप कैसे चल रहा है? पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति। ज्यादातर रूपों को आप देखेंगे तो उसमें मूर्धन्य श, आधा श आता है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दंत स आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। मध्यम पुरुष की बात करें तो पास्यसी, पास्यथ, पास्यत। जो अंतर मैंने उसमें इसके पहले बताया था उस अंतर को भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। उत्तम पुरुष में पास्यामी, पास्याव, पास्याम। तो ये तो क्लियर है। बाकी ध्यान में रखना है कि पा धातु का जो भविष्यत काल है उसका रूप इस तरीके से चलता है। आगे देखें और लंग लकार में, शुरुआत में ये हमने बताया कि जब लंग लकार आप पढ़ेंगे तो इसमें अ आकर पहले से ही लग जाता है। तो यहाँ पर देखिए रूप कैसे चल रहा है? अपिबत, अपिबताम, अपिबन, अपिबि, अपिबह। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं अपिबह, अपिबतम, अपिबत। अब आपको ध्यान में रखना है कि मध्यम पुरुष में जो अपिबत है उसमें हलंत है, और जो यहाँ पर प्रथम पुरुष के एक वचन में जो अपिबत है उसमें हलंत है, और मध्यम पुरुष का जो बहुवचन है इसमें भी वही शब्द लिखा हुआ है, सेम टू सेम वही लिखा है, लेकिन इसमें हलंत नहीं है। इसको विशेष तौर पर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अपिबत जब हलंत वाला रहेगा तो वो प्रथम पुरुष लंग लकार एक वचन रहेगा, लेकिन जब हलंत नहीं है तो आप देख रहे हैं कि मध्यम पुरुष बहुवचन में है। ठीक है, लंग लकार तो है ही, लेकिन ये बहुवचन में। उत्तम पुरुष अपिबम, अपिबाव, अपिबाम। तो ये तो आपका क्लियर रहेगा, कोई ज्यादा इसको आपको याद करने में कठिनाई नहीं होगी। आगे रूप देखते हैं लोट लकार, जिसका कि आज्ञार्थक रूप में प्रयोग होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रथम पुरुष
पिबतु, कई जगह पिबतात भी आ जाता है, तो दोनों को ध्यान में रखना है। पिबतु, पिबताम, पिबंतु। पिब, इसके पहले आपने देखा कि अपिब है, यहाँ पर देख रहे हैं उसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन अ लग गया है और हलंत यहाँ पर विसर्ग लग गया है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि केवल पिब है। कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि मध्यम पुरुष लोट लकार के अंतर्गत जो एक वचन है उसका कौन सा रूप निम्नलिखित विकल्पों में सही है। ठीक है, तो उसमें हल यहाँ पर विसर्ग नहीं रहेगा। पिब, पिबतम, पिबतः, पिबानी, पिबाव, पिबाम। आप देख रहे हैं कहीं यहाँ पर विसर्ग इत्यादि नहीं है। ठीक है, इसके पहले आप देखेंगे जब अ, अ, वर्तमान काल में तो यहाँ पर हलंत हल, यहाँ पर विसर्ग विसर्ग रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो इन्हीं चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि कौन रूप कहाँ पर चल रहा है। इसको थोड़ा सा आपको वक्त देकर एक दो बार समझना पड़ेगा और फिर याद कर लेंगे, तो इसी पैटर्न पर कई रूप आप बैठा सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं विधिलिंग लकार की, जिसका कि चाहिए के अर्थ में प्रयोग होता है। इसका रूप चलता है पिबेत, पिबेताम, पिबेयु। इसको ध्यान में रखना है, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि पिबेयु किस वचन में है और किस पुरुष में है और किस लकार में। तो यहाँ पर आपने देख लिया मध्यम पुरुष में चल रहा है पिबे, यहाँ पर देखिए विसर्ग लगा हुआ है, पिबेतम, पिबेत। ठीक वैसे ही आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि पिबेत देख रहे हैं आप कि हलंत लगा हुआ है प्रथम पुरुष में, जबकि मध्यम पुरुष बहुवचन में यहाँ पर हलन नहीं लगा है। तो इन दोनों को विशेष तौर पर अपने नोटबुक में आप नोट करते रहिए कि कौन किस रूप में यूज हो रहा है। पिबे, पिबेतम, पिबेत, पिबेयम, पिबेव, पिबेम। ठीक है, तो जहां माइनर अंतर है, जहां नोट करने की जरूरत है वहां पर नोट करते जाइए, बाकी चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो ये तो था पा धातु का। अब आगे जो धातु है गम धातु, गम धातु जो कि जीआईसी के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। अगर इसके गम का मतलब है जाना, लट लकार वर्तमान काल में देखें तो इसका रूप प्राय सभी विद्यार्थियों को याद रहता है। प्रथम पुरुष में आप देख रहे हैं गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छत। वही जो अंतर है दोनों में, इसके पहले भी मैंने बताया था। यहाँ पर उत्तम पुरुष में आप देख रहे हैं गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। ठीक है, तो अब ये जल्दी जल्दी आपको याद हो जाएगा। बस आप अंतर यहाँ पर देख रहे हैं कि लिट लकार भविष्य काल में गमिष्यति चल रहा है। अब जैसे बदलते हुए पैटर्न में मान लीजिए गमष्यति एक जगह ऐसे लिख दिया और एक जगह विकल्प में ऐसे लिख दिया, तो ये वाला सही होगा और ये वाला गलत होगा। जबकि आपने पाश्चात्य को देखा तो ऐसे लिखा हुआ था। ठीक है, तो यही ध्यान में रखना है। गम धातु का जो लिट लकार चल रहा है भविष्यत काल, उसका रूप देखिए ऐसे चल रहा है गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। बाकी सेम है गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यत। यहाँ पर भी वही विसर्ग को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और उत्तम पुरुष में गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। आगे देखें लंग लकार में तो अ आकर लग जा रहा है अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अगच्छत और यहाँ पर अगच्छत जिसमें कि हलंत नहीं लगा हुआ है। उत्तम पुरुष में अगच्छम, गच्छाव, अगच्छाम। तो लंग लकार भी आपको समझ में आ गया होगा, जो कि भूतकाल में धातु के पहले अ आके लग जा रहा है। आगे बात करें लोट लकार में तो सेम वैसे ही चल रहा है जैसे पा धातु का चल रहा था। गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत। ठीक है, गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। आगे बात करें विधिलिंग, जो चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत। तो यहाँ पर गच्छेत आप देख रहे हैं जब हलंत लग रहा है तो प्रथम पुरुष एक वचन, और गच्छेत जब हलंत नहीं लग रहा है तो मध्यम पुरुष बहुवचन। गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम। ठीक है, तो इन दोनों रूपों को आपने देख लिया, और जहां विशेष तौर पर ध्यान में रखने की जरूरत है उसको भी आपने ध्यान में रखा होगा। आगे बात करते हैं
अगला जो रूप है स्था, जिसका अर्थ है ठहरना। ये भी जीआईसी के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। स्था, इसका देखिए लट लकार कैसे चल रहा है वर्तमान काल। तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। तो मतलब स्था का नहीं है कि स्थाति, स्थितः, स्थंति, इस तरीके से नहीं चल रहा है, बल्कि इसकी शुरुआत हो रही है वर्तमान काल की तिष्ठति, यानी कि ठहरने का जब आप धातु प्रयोग करेंगे तो तिष्ठति से इसकी शुरुआत होगी। ठीक है, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, तिष्ठ, तिष्ठतम, तिष्ठत, तिष्ठामि, तिष्ठाव, तिष्ठाम। ठीक, तो ये लट लकार हो गया। इसके बाद लिट लकार दिख रहे हैं आप कि स्थायस्यति, अब स्था से यहाँ पर शुरू हो गया है। ये नहीं है कि तिष्ठ्याम, इस तरीके से तिष्ठ्यस्यति इस तरीके से नहीं चल रहा है, बल्कि यहाँ पर देखिए चल रहा है स्थास्यति, स्थास्यतः, स्थास्यन्ति, स्थास्यसि, स्थास्यथः, स्थास्यत। तो जो अंतर है उन अंतरों को विशेष तौर पर ध्यान में रखिए, विसर्ग इत्यादि का। फिर है स्थ्यामि, स्थ्यावः, स्थ्यामः। बाकी चीजों को याद करने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, बस समझने की जरूरत है। इसी तरीके से लंग लकार का आप देख रहे हैं कि जो आपका लट लकार था उसके जैसे ही रूप चल रहा है, लेकिन इसके पहले अ आकर लग जा रहा है। अतिष्ठत, अतिष्ठताम, अतिष्ठन, अतिष्ठ, अतिष्ठतम, अतिष्ठत। उसी तरीके से याद रखना आपको हलंत और बिना हलंत का रूप जो चल रहा है। अब उम्मीद है कि आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि प्रथम पुरुष में जब हलंत रह रहा है तो प्रथम पुरुष एक वचन, और जब हलंत नहीं रह रहा है तो मध्यम पुरुष बहुवचन में रूप चल रहा है। मध्यम पुरुष देखें एक वचन में अतिष्ठ, अतिष्ठतम, अतिष्ठत, अतिष्ठम, अतिष्ठाव, अतिष्ठाम। इसी तरीके से लोट लकार का देखें तो चल रहा है तिष्ठतु, तिष्ठताम, तिष्ठन्तु, तिष्ठ, तिष्ठतम, तिष्ठत, तिष्ठानि, तिष्ठाव, तिष्ठाम। तो अगर कोई एक रूप बढ़िया से आप याद कर ले रहे हैं तो कई रूपों को आप उसी पैटर्न पर देख सकते हैं। बस कुछ जो ध्यान रखने वाली बातें थी, जैसे कि पास्यति हो गया या फिर स्थास्यति हो गया, इस टाइप से जहाँ भी थोड़ा बहुत अंतर है, या फिर तिष्ठति, तिष्ठन्ति है स्था धातु, लेकिन इसकी शुरुआत तिष्ठति से हो रही है। तो इन छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे जो ध्यान देने वाली चीजें हैं, बस उनको ध्यान में रखेंगे तो ज्यादा याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। विधिलिंग में देखें तो तिष्ठेत, तिष्ठिताम, तिष्ठेयु, तिष्ठे, तिष्ठेतम, तिष्ठेत, वही बात यहाँ पर भी है। ठीक है, और तिष्ठेयम, तिष्ठेय, तिष्ठेम। तो ये हो गया विधिलिंग में, जो कि चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो इस तरीके से हमने आज के लेक्चर में धातु और लकार और कुछ महत्वपूर्ण जो परीक्षा प्रयोगी धातुओं रूपों को हमें याद करना चाहिए, धातु रूपों को उनके बारे में बात की। और उदाहरण के लिए जीआईसी के पाठ्यक्रम में लगे हुए 2-3 धातु रूपों के पांचों लकारों में हमने अलग अलग कैसे रूप परिवर्तन हो रहे हैं और उन परिवर्तनों को समझते हुए कैसे हम धातु रूप को याद करें, उस पर चर्चा की। उम्मीद है कि आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और जैसे ही हम प्रैक्टिस सेट इन पर लेकर आएंगे आगे के दिनों में, तो चीज़ें और धीरे धीरे क्लियर होंगी। अभी मेरी कोशिश है कि आपके पाठ्यक्रम के अनुसार जो भी कंसेप्चुअल यानी कि कॉन्सेप्ट पर आधारित चीज़ें हैं उनको समझाया जाए, फिर आपका टेस्ट लिया जाए। वरना आप हजारों टेस्ट प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर देंगे, लेकिन मन में एक रहेगा कि कहीं घुमा कर सवाल पूछ दिया जाएगा तो हो सकता है कि हम फंस जाएं। इसीलिए मेरी यही कोशिश रहती है कि सब्जेक्टिव पर थोड़ा सा बात कर लिया जाए, फिर समय के रहते ही हम प्रैक्टिस सेट भी लेकर आएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव तौर पर होगा। तो कमेंट्स कर जरूर बताएं कि आज का ये धातु रूप वाला जो भी लेक्चर रहा है आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।